वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। देश के कई हिस्सों में इस समय इलेक्शंस चल रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि असम में इस बार इलेक्शंस कौन जीतेगा। असम में इलेक्शंस चल रहे हैं, 1 से 6 अप्रैल तक वोटिंग होनी है और 2 मई को रिजल्ट आना है। ये इलेक्शंस कौन जीतेगा और इसमें कौन कौन से फैक्टर काम आएंगे उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। असम में 15वां लेजिस्लेटिव असेंबली है जो कि मार्च 27 से लेके अप्रैल 6 तक बेसिकली 3 फेजेस में वोटिंग होनी है, यानी कि एक और वोटिंग होनी है और उसके बाद ये जो टैली होगी, जो कि वोट की काउंटिंग होगी, वो की जाएगी 2 मई को और उसके बाद बेसिकली 2 मई को जैसी काउंटिंग हो जाएगी आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा। असम में इलेक्शन कौन जीतेगा ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली कंपटीशन में, इलेक्शंस में, रेस में है कौन कौन। इस समय असम में बीजेपी की सरकार है, याद रखिए, ठीक है। बीजेपी जो कि इस समय नेशनल रूलिंग पार्टी भी है। बीजेपी ने असम में सरकार बनाई थी असम गण परिषद के साथ मिलकर, तो इसीलिए क्योंकि एक कोएलिशन गवर्नमेंट है तो इसलिए उसको कहा जाता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उनकी जो मेन अपोजिशन है वो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसकी जो बड़ी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सारी चीजें आप जानते हैं दोनों के दोनों, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी कि बीजेपी की सरकार है और वोटिंग हो रही है, दो इलेक्शंस हो रहे हैं। बीजेपी को दोबारा सरकार जीतनी है और अपोजिशन पार्टी उनको हराने की कोशिश करके सरकार लेने की कोशिश करेगी। एनडीए और यूपीए के बीच में, यूपीए का अलायंस में कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बोडोलैंड फ्रंट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, आरजेडी है और AIUDF है, ठीक है। इसके साथ साथ असम इलेक्शंस में इस बार एक तीसरे एंगल पे एक थर्ड पार्टी भी है जो कि पिछले जो 5 साल पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें नहीं थे। URF, यूनाइटेड रीजनल फ्रंट, ठीक है। ये किस प्रकार से क्या एंगल क्रिएट करेगी और कैसे इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करेगी इसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि बेसिकली हमारे इलेक्शंस के साथ इलेक्शंस लड़े कैसे जाते हैं और जीते कैसे जाते हैं। अब हमारे इलेक्शंस में हमने पॉलिटी में यह पढ़ा है कि इलेक्शंस में हमारा होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो कि थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है कई वजह से, बट कन्वीनियंट की वजह से यही लेना पड़ता है, वरना पॉसिबल नहीं। अब सोच के देखिए कि कभी भी अगर कहीं पर भी वोट पड़ेगी तो हम उसको परसेंटेज में काउंट कर सकते हैं, 100% वोट, ठीक है। अब डेमोक्रेसी के हिसाब से देखा जाए तो जो 51% यानी मेजॉरिटी जिसको चाहती है उसे सरकार बनानी चाहिए, उसको इलेक्शन होना चाहिए, वो इलेक्ट होना चाहिए। परंतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ऐसा होता नहीं है। अगर वोट डलती है तो आपको 51% वोट नहीं, बस अपने जो सेकंड कैंडिडेट है उससे ज्यादा वोट आनी चाहिए। कहने का क्या मतलब हुआ कि भाई अगर सपोज कीजिए 100 वोट डली थी और सपोज कीजिए 10 कैंडिडेट थे, ठीक है, और 10 कैंडिडेट में से 8 कैंडिडेट को 10 वोट मिली, एक को 9 मिली और 10वें वाले को मिल गई 11 वोट। तो जैसे ही उसको 11 वोट मिली तो वो जीत जाएगा, मतलब कि 11% वोट के बावजूद भी वो बेसिकली जनप्रतिनिधि बन जाएगा। ये होता है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। यानी कि अगर आप वोट को डिवाइड कर दे, राइट, अगर 2 लोग लड़ रहे हो तो हमेशा 51% वाला वोट वही जीतेगा। यानी कि एक आइडियल 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ वो जीतेगा जो कि 51% वोट लेकर आए। सिर्फ 2 लोग थे, 2 लड़ रहे थे, तो जब तक वोटिंग होगी तो 51% वाला ही जीत सकता है। परंतु ऐसा होता नहीं है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो यानी कि अगर आप वोटों को डिवाइड कर दे तो आप 20%, 30%, 25%, 35%, 37%, 40% से किसी से भी आप वोट जीत सकते हैं। ओवर द इयर्स parties have split, new outfits have been floated and elections have become multi-cornered. Obviously, the consequence, elections are being won not by winning the popular vote. Popular vote का मतलब क्या होता है? 51%। मतलब कि अगर 100% में से जो 51% वोट जीता जाता है उसको कहते हैं पॉपुलर वोट। द वर्ड पॉपुलर वोट एज अ कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछा जाए तो 51% इज द क्राइटेरिया। पॉपुलर वोट उस चीज को कहा जाता है। In other words, the mantra to win elections is divide and rule. It is easier to win by dividing the opposition than by capturing the additional votes trying to win the popular vote. Simply put, the more the opposition is divided, the fewer votes are needed to win. मतलब कि पॉपुलर वोट लेना मुश्किल है, एडिशनल वोट्स लेना मुश्किल है, लेकिन अपोजिशन को डिवाइड करके जीतना थोड़ा सा ज्यादा आसान है, विच हैज बीन अ ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी विच हैज बीन फॉलोड। उसकी वजह से जितनी भी ज्यादा
फ्रेगमेंटेड अपोजिशंस होती है उससे इलेक्टोरल वर्डिक्ट्स जो हैं वो बेसिकली इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं, हेल्पिंग द लीडिंग मोस्टली द रूलिंग पार्टी। और यूजुअली अपोजिशन अगर फ्रेगमेंटेड हो तो जो रूलिंग पार्टी है उसको एडवांटेज होता है। आजादी के शुरू के सालों में ये फायदा बेसिकली कांग्रेस ने उठाया था, और अब इस समय रिसेंटली एट प्रेजेंट मोमेंट इन लास्ट डेकेड द सेम बेनिफिट इज बीइंग कॉर्नर्ड बाय द बीजेपी विच इज द सेंट्रल रूलिंग पार्टी। कांग्रेस ना बड़ी सारी सी मल्टीपल पार्टीज थी, एंटी कांग्रेस वोट्स को बेसिकली अपोजिशन वोट्स को डिवाइड कर देती थी। रिसेंट टाइम्स में द बीजेपी हैज गेन्ड ड्यू टू द स्प्लिट इन द अपोजिशन वोट। अ डिवाइडेड अपोजिशन thus makes it possible for the leading party to get a huge advantage in seats. A small percentage of votes help them win a majority. मतलब कि आप अगर वोट जीते हो 31% तो भी आप 51% से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। दैट इज द पॉपुलर वोट नहीं मिली है लेकिन मेजॉरिटी आ गई है पार्लियामेंट में या विधानसभा में। A first past the post system combined with the fragmentation of the opposition has resulted in seats being won by candidates who have secured less than 30 or 25% of the votes polled. यानी कि सिर्फ 25 से 30% वोट लेके भी आप इलेक्शंस को जीत सकते हैं। The average winning vote threshold in assembly elections has sharply declined. इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, किसको कहते हैं? इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी। ये काउंट करके, ये निकाल के इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स निकाल के आप मोर और लेस अंदाजा लगा सकते हैं कि बेसिकली किसको जीतने का फायदा होगा। अब इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी निकाला जाता है, जो अपोजिशन पार्टी है उसकी जितनी वोट्स हैं उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल अपोजिशन वोट से, ठीक है। ये प्रणोय रॉय एंड अशोक लाहिरी ने डेवलप किया था 1980 में, इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी। मतलब अपोजिशन कितनी यूनिटी है उसके अंदर, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए। 0 से 100 तक होता है। 100 यानी कंप्लीट यूनिटी, 0 यानी कि कंप्लीटली फ्रेगमेंटेड। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वोट ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बाय द सम ऑफ ऑल अपोजिशन पार्टीज। तो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी की जितनी वोट आई उसको डिवाइड कर दो जितनी भी टोटल अपोजिशन की वोट्स हैं, तो आपको इंडेक्स अपोजिशन यूनिटी का, इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी मिल जाएगा। एंड IOU फॉल्स डाउन more and more from 100, it implies an increasingly fragmented oppositions. तो आप सपोज कीजिए IOU कैलकुलेट करते हैं, आपने 2000 में कैलकुलेट किया, उस समय IOU था 70, फिर 2005 में किया 65 हो गया, फिर 2010 में किया 60 हो गया। अगर ये गिर रहा है तो इसका मतलब यह है कि अपोजिशन और ज्यादा फ्रेगमेंटेड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, डिवाइड होती जा रही है। इस चीज को देखें, 1952 से 1977 जो कि प्राइमरली सिंगल पार्टी रूल था, कांग्रेस का रूल था, अपोजिशन की यूनिटी थी तो वो थी 69। IOU अगर वहां का निकाला जाए एनालाइज करके तो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी का निकलता था 69। 100 से कम था लेकिन मतलब कि 69 था। अब धीरे धीरे देखा जाए तो इट हैज कम डाउन टू 64। 69 हुआ करता था और 64 हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि और ज्यादा अपोजिशन फ्रेगमेंटेड हो गई है। द स्टेट ऑफ असम हैज बीन एन आउटलायर, पर यह है हमारी नेशनल एवरेज। असम हैज बीन आउटलायर। असम का जो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन है वो है 37। मतलब कि यहां पे अपोजिशन कंप्लीटली डिवाइडेड है। अगर हम नेशनली लेके जाएं तो 69 से घटकर 64 हो गया है, और उसके बाद अगर हम असम में देखे जाएं विच इज अ कंप्लीट आउटलायर, 37 है इंडेक्स अपोजिशन यूनिटी। यानी कि इसका मतलब वहां की पे जो अपोजिशन है वहां पे बड़े सारे से मल्टीपल रीजनल पार्टीज हैं, इकट्ठे वोट सारे के सारे इलेक्शन लड़ते हैं तो वोट्स डिवाइड हो जाते हैं। तो किसी के पास भी 25-30% वोट आ जाते हैं तो वो जीत जाती है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेमिफिकेशन ऑफ फॉलिंग IOU इज दैट नॉट विनिंग द पॉपुलर वोट बट बाय डिवाइडिंग द अपोजिशंस। 1952 से 1977 जो कि कांग्रेस का राज हुआ करता था, 36% ऑफ द सीट वर वन ड्यू टू लो IOU, दैट इज अपोजिशन बीइंग डिवाइडेड एज अगेंस्ट 64 सीट्स। मतलब कि उन समय में, उन 25 सालों में अगर देखा जाए तो सिर्फ 36% अपोजिशन को डिवाइड कर कर जीती जा रही है, और बाकी जो 64% है वो पॉपुलर वोट लेकर जीती जा रही है। यानी कैंडिडेट 51% से ज्यादा वोट ले लेता था। सिचुएशन बदल चुकी है। अब 55% ऑफ द वोट्स ऑफ द सीट्स आर वन बाय डिवाइडिंग द अपोजिशन। राइट, पहले सिर्फ और सिर्फ 36% अपोजिशन के डिवीजन की वजह से जीत जाते थे, अब वो बढ़कर 55% हो गया है। यानी अपोजिशन को डिवाइड करना ज्यादा फायदेमंद है, ना कि वोट को गेन करना। जो जन है उनका विश्वास जीतने से ज्यादा आसान यह है कि उनको डिवाइड कर दो।
स्टेट ऑफ असम इसमें भी स्टैंड आउट करता है। 2002 से 2019 तक 3 असेंबली पोल हो चुके हैं। 2006 में, 11 में, 16 में 71% ऑफ सीट्स इन दीज असम पोल्स वर वन बिकॉज ऑफ ए लोअर IOU एज अगेंस्ट द नेशनल एवरेज ऑफ 45% ड्यूरिंग द सेम फेज। इन अदर वर्ड्स ओनली 29% ऑफ द सीट्स वर वन। तो वैसे मतलब अगर पूरे देश में देखा जाए तो 55% वोट जो होती है, 55% जो सीटें होती हैं ऑन अ नेशनल एवरेज, वो अपोजिशन को डिवाइड कर जीती जाती हैं। असम में वो 71% है। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें, एनालाइज करें, तो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी वुड बी ए मेजर फैक्टर इन दिस ईयर असम इलेक्शंस, जो कि इन जो हमने जो मेन प्लेयर्स देखे उनके बीच में डिवाइड होगा। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। By stitching together a grand alliance of anti-BJP parties, including the CPI, CPM, AGM, BPF, AIUDF, and RJD, the Congress has ensured a higher IOU against the BJP. The coming together of opposition will give the Congress-led Mahajot a reasonably good chance of unseating. अगर हम यहां पर देखें तो अब सवाल यह है कि असम में जो इलेक्शंस थे वहां पर जनरली अपोजिशन की जो यूनिटी है वो बहुत मेजर फैक्टर हुआ करती है इलेक्शंस के रिजल्ट आने में, बहुत ज्यादा, मतलब नेशनल एवरेज से भी ज्यादा। 71% सीटें तो सिर्फ इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी पर डिसाइड हो जाती है। इस बार कांग्रेस ने वहां पर अलायंस किया और उस इंडेक्स अपोजिशन यूनिटी को कम करने की कोशिश की, जहां पे उन्होंने मल्टीपल पार्टीज को अपने साथ जुड़ाकर एक कोएलिशन बना लिया, जिसको कहा जाता है, जिसका नाम है महाजोत कोएलिशन। दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी कि उन्होंने एक चांस ले लिया है, ऑनेस्ट चांस ऑफ अनसीटिंग द बीजेपी गवर्नमेंट, क्योंकि इस समय बीजेपी गवर्नमेंट है। अब सवाल एक नया फैक्टर वाला आता है, जो हम तीसरी पार्टी के बारे में बात करते हैं। द IOU अगेंस्ट द बीजेपी इन दिस इलेक्शन इज क्वाइट हाई अनलाइक पास्ट असेंबली पोल्स। ठीक है, बढ़ा दिया है, जो कि 37 था IOU, अब सारी की सारी कोएलिशन होगी ना, तो मतलब अपोजिशन साथ ही साथ इलेक्शन लड़ रही है, तो डिवाइड नहीं होगी, फ्रेगमेंटेड नहीं है, तो इसका मतलब फायदा मिलेगा जो कि अपोजिशन पार्टी है इंस्टेड ऑफ द रूलिंग पार्टीज को। एक समस्या इसके अंदर आई है, जो कि है न्यूली फ्लोटेड रायजोड़ दल एंड द असम जातीय परिषद। ये जो थर्ड एंगल इसके अंदर आया है, असम जातीय परिषद एंड द रायजोड़ दल, जिन्होंने यूनाइटेड रीजनल फ्रंट बनाया है। कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की यूनाइटेड रीजनल फ्रंट को अपने साथ मिलाने की। उन्होंने क्या नाम है, रिपीटेड रिक्वेस्ट की कि अगर बीजेपी को हराना है तो आप AGP एंड रायजोड़ दल को, बेसिकली महाजोत को ज्वाइन कर लेना चाहिए। हाउएवर दे डिड नॉट एंड दे आर गोइंग सेपरेट वे। यहां पर एक दूसरा फैक्टर, एक तो हो गया इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी, मेजर फैक्टर है इलेक्शंस में। दूसरा है असामीज नेशनलिज्म का। असामीज नेशनलिज्म हैज ऑलवेज बीन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन असम इलेक्शंस। Assamese sub-nationalism has always been part and parcel of state's electoral politics. The AGP Raijor Dal combine are aiming to fill the vacuum left by Assam Gan Parishad. अब यहां पर हम आते हैं AGP के बारे में, असम गण परिषद। असम गण परिषद बीजेपी के साथ कोएलिशन में लड़ता है। जो यूनाइटेड रीजनल फ्रंट है, यानी असम जातीय परिषद और रायजोड़ दल, ये कहते हैं कि इन्होंने असम नेशनलिज्म जो है उसको छोड़ दिया है, उसको डाइल्यूट कर दिया है। दे आर जस्ट अ बीजेपी पपेट एनीमोर एंड हेंस दे आर देयर टू फिल दैट वैक्यूम लेफ्ट। The regional front is therefore setting its eye on the 70 odd seats in Upper Assam and North Assam, where the Assamese speaking population is heavily concentrated. 126 सीटें हैं असम में, सरकार बनाने के लिए चाहिए 64 सीटें। और जो क्या कहते हैं, AGP और रायजोड़ दल यानी जो यूनाइटेड रीजनल फ्रंट है, ये एम कर रहा है 70 सीटें, जो कि नदर्न असम से, जहां पर असामीज नेशनलिज्म इज मेजर फैक्टर रहता है, वो जीत सकता है। अब प्रॉब्लम ये है, द कांग्रेस ने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्राफ्ट की, ठीक है, बाय कॉबलिंग टुगेदर एंटी बीजेपी फोर्सेस टू मेक श्योर दैट अ लोअर IOU डिड नॉट हेल्प द बीजेपी विन अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स विद अ लेसर वोट शेयर। बट डिस्पाइट द ग्रांड ओल्ड पार्टीज अटेम्प्ट टू अवॉइड अ फ्रैगमेंटेशन ऑफ द अपोजिशन वोट्स, the regional front of AGP Rajdol is likely to hurt the Congress-led Mahajot। यानी कि अगर वैसे लॉजिकली देखा जाए, अगर हम यूनाइटेड रीजनल फ्रंट में जो असम जातीय परिषद है और रायजोड़ दल है, अगर ये UPA के साथ जुड़ के महाजोत में जुड़ जाते, ठीक है, महाजोत में एक ग्रैंड अलायंस बना लेते, सो देयर वर मोर पॉसिबिलिटी कि बहुत क्लियरली कहा जा सकता था कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है इस समय हरा दिया जाएगा, क्योंकि एनडीए में तीन है वैसे, बट यहां पे दो इंपॉर्टेंट वाली भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद है। परंतु जो ये रायजोड़ दल है, दे आर गोइंग अलेन।
अब AIUDF के साथ अलायंस है कांग्रेस का, तो उनको माइनॉरिटी वोट्स तो मिल जाएंगी। ऑन द फ्लिप साइड, द anti-CAA वोट्स इन द अपर असम एंड द बराक वैली आर नाउ लाइकली टू शिफ्ट टू AGP रायजोर दल कंबाइन। ठीक है, तो अब ऊपर वाला जो ऊपरी हिस्सा है असम का, नदन पार्ट ऑफ द असम है, जहां पर असामीज नेशनलिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वोटिंग होती है असामीज नेशनलिज्म के ऊपर, जिस पर कांग्रेस ने अपने साथ AIUDF को मिला लिया था, तो उनको वोट्स मिलनी थी, परंतु अगेन अब वो वोट्स डिवाइड हो जाएंगे AGP और रायजोर दल के पास। एक और समस्या, द AGP रायजोर दल कंबाइन मे इवन ईट इनटू ए सेक्शन ऑफ कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक। AGP और रायजोर दल यानी कि यूनाइटेड रीजनल फ्रंट जो है, वो एक मुस्लिम वोट बैंक में भी कुछ डिवीजन करेगा। इन एन अपेरेंट मूव टू मिनिमाइज द डैमेज कोज्ड बाय द डिवीजन, कांग्रेस अलायंस एंड AIUD चीफ बदरुद्दीन अजमल रिसेंटली लैश्ड आउट एट द न्यूकमर्स अक्यूजिंग देम ऑफ हेल्पिंग बीजेपी। इंडीड, ये बात सबको पता भी है, उन्होंने AIUDF के जो चीफ हैं उन्होंने बोला भी कि AGP और रायजोर दल का इलेक्शन लड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद है, नुकसान ही होगा इनको। बीजेपी एंड इट्स अलाई द AGP यानी असम गण परिषद, द वंस डोमिनेंट रीजनल फोर्स ऑफ असम, हैव रीजंस टू वरी टू। The AGP Raijor alliance is being backed by the All Assam Students Union and Assam Jatiyabad Yuva Chhatra Parishad, which spearheaded the anti-foreigner Assam agitation, also played a key role in founding the AGP। यानी AGP असम गण परिषद जो कि बीजेपी के साथ है इस समय, उसका जो स्टूडेंट बेस है वो इस समय AGP और रायजोर को हेल्प कर रहा है, यानी कि बीजेपी वालों को भी इस समय डरने की संभावना है। अब जिस स्टेट में index of opposition union has been historically low, a relatively higher IOU in the election may result in a fiercely contested poll battle। इस बार इलेक्शंस वही जीतेगा जो कि ये जो AGP रायजोर दल जो डैमेज कॉज करने वाला है, जो डिफरेंसेस लाने वाला है, उसको रोक सके। इफ AGP रायजोर दल इज एक्चुअली सक्सेसफुल इन देयर प्लान, ये पिछले बार इलेक्शंस में नहीं थे, बिल्कुल नया इलेक्शंस लड़ रहे हैं, अगर ये 70 जो इनका टारगेट है 70 लाने का, वोट लाने का, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुश्किल है, तो ये बेसिकली सरकार बना सकते हैं। परंतु इस समय लग रहा है ऐसा है कि AGP रायजोर दल विल एक्चुअली स्प्लिट द वोट्स, जो कि बेसिकली UPA अलायंस के पास आ जाती अगर ये उनके साथ महाजोत अलायंस में जुड़ जाते। एडवांटेज BJP हियर, अगर इस बात को मैनेज कर गई UPA तो UPA। AGP रायजोर दल यूनाइटेड रीजनल फ्रंट जो है वो बेसिकली इट माइट एक्चुअली सरप्राइज, कोई ना कोई सरप्राइज स्प्रंग कर सकता है, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक बार कर दिया था। सो ये दोनों के दोनों फैक्टर IOU एंड यूनाइटेड रीजनल फ्रंट विल फाइनली डिसाइड द इलेक्शंस ऑफ ऑन 2 May। इन केस यू नीड द PDF ऑफ दिस एनालिसिस, इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अगर आप असम से हैं और असम के ही छात्र हैं, या फिर असम से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मैसेज करके बताइए, व्हाट डू यू थिंक, आपके स्टेट में इस समय इलेक्शंस किस तरफ जा रहा है। वोटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, एक बस लास्ट फेज की बची हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या ये रायजोर दल का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा बड़ा प्ले काम करेगा, या फिर हो सकता है कि वो अभी इस समय नोविस हो और शायद कांग्रेस वोट को स्प्लिट ना होने दे। व्हाट डू यू थिंक, मुझे चैनल पर जरूर बताया करेगा, बट अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। हैव अ नाइस डे।